दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक नई पोएम द नोबल नेचर। इट इज रिटन बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने लिखी है, अपने सिलेबस में है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा बेन जॉनसन के बारे में समझ लेते हैं कि वो कौन थे। तो बेन जॉनसन एक इंग्लिश राइटर, इंग्लैंड के राइटर थे और बहुत ही पॉपुलर राइटर रहे हैं। बेसिकली वो ड्रामेटिस्ट थे। मेन चीज़ क्या है, ड्रामेटिस्ट थे पर पोइट भी रहे हैं। ठीक है। 1572 में जन्म हुआ और 1637 में डेथ हो गई। तो हम बोल सकते हैं ये तीन राज में थे। एलिजाबेथन, ठीक है, इसके अलावा जैकोबन एंड कैरोलिन, ये तीन एज में रहे। एलिजाबेथन एज 1558 टू 1603 तक, जैकोबिन 1603 से 1625 तक एंड कैरोलिन 1625 टू 48 तक, है ना। तो ये जो तीनों के तीनों राज में बिलोंग करते हैं बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है। और ये जाने जाते हैं अपनी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में एक्चुअल में ह्यूमर क्या होता है? हास्य रस, यानी कि हंसाना। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स ये अपने ड्रामा में ह्यूमर को निकाल के लाते थे एक्चुअल में, देखा देखा जाए तो हास्य रस को। और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते या अपने कैरेक्टर से ऐसे एक्ट करवाते कि वो कैरेक्टरों का भी मजाक सा बनता और फिर लोगों को हंसी आती देख के। मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं, ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो है ना, वो एक्चुअल में ह्यूमर को निकाल के लाता है। और बेसिकली ह्यूमर को कैसे, सिचुएशंस के थ्रू या फिर कैरेक्टर्स की बेवकूफ़ी के थ्रू, यानी डायलॉग के थ्रू या फिर जिस सिचुएशन में वो पड़े हुए हैं उस सिचुएशन के थ्रू। ठीक है। और साथ में ये अपने सैटिरिकल प्लेज के लिए भी जाने जाते हैं। सटायर क्या होता है? एक्चुअली सटायर का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, टू बिलिटल, छोटा बना देना, नीचा दिखाना, उसकी बेइज्जती करना, प्लस साथ में हंसी मजाक भी। यानी किसी को हंसी मजाक में, हंसी मजाक करते करते उसकी बेइज्जती भी कर देना, उसको नीचा दिखा देना। ठीक है, इसे बोलते हैं सटायर। तो जैसे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598 में आई पहली बार, है ना, एक प्ले है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598 में। वॉलपोन ऑफ द फॉक्स 1606 में। एल्केमिस्ट 1610 में। ये इनके फेमस प्लेज हैं जिनमें आपको ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। साथ में ये अपनी लिरिक या एपिग्रामेटिक पोइट्री के लिए भी जाने जाते हैं। एपिग्रामेटिक पोइट्री क्या होती है? एपिग्रामेटिक एक्चुअल में जो वर्ड है ना, वो बेकन के संदर्भ में यूज किया जाता है। बेकन वॉज फेमस फॉर हिज एपिग्रामेटिक स्टाइल। बेकन काफी पॉपुलर था अपनी एपिग्रामेटिक स्टाइल के लिए। एपिग्रामेटिक स्टाइल में क्या होता है? बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा बात करी जाती है एक्चुअल में। तो एपिग्रामेटिक में क्या आता है? तो बुद्धिमानी, विट, दिमाग का, और प्लस सार्काज्म, इन दोनों का इस्तेमाल करके बात को कहा जाता है। वेट यानी वो माइंड का इस तरीके से इस्तेमाल, मतलब अपनी नॉलेज का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, दिमाग लगा के। भाई एक लाइन में आप इतनी गहरी बात कह जाते हो कि उस लाइन को एक्सप्लेन करने में आपको मतलब एक पेज लिखना पड़ जाएगा कुल मिला के, ज्यादा भी लिखना पड़ जाएगा। ठीक है। विट प्लस सार्काज्म। सार्काज्म क्या होता है? सार्काज्म में ये होता है कि जब आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से सामने वाले को एम्बेरेस करना चाहते हो, शर्मिंदा करना चाहते हो, पर किस तरीके से बात को उल्टी कह के। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत बार सार्कास्टिक वे में बोलते नहीं है क्या? इस तरीके से बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल मान लो सामने कोई, हाँ, जैसे कि ये पेंसिल, ये तो काफी बड़ी पेंसिल है, कि बहुत छोटी सी पेंसिल होती है, ठीक है। पर टीचर क्या बोलता है? हाँ, तुम इतनी बड़ी पेंसिल लाए हो, अब इतनी बड़ी पेंसिल रखना तो बहुत जरूरी होता है ना, हमें क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या काम पड़ जाए, इसलिए ज्यादा बड़ी पेंसिल होना बहुत आवश्यक है। छोटी पेंसिल से तो बेवकूफ लोग लिखते हैं, तुम तो बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट पर्सन हो, इतनी बड़ी पेंसिल लाए हो। तो ये जो छोटी सी पेंसिल है उसको बड़ी बड़ी बोल रहे हैं बार बार, तो वो उल्टा बोल रहे हैं, परंतु वो उल्टा क्यों बोल रहे हैं? वो एक तरीके से सामने वाले को एम्बेरस फील कराने के लिए कि तुमने जो काम किया है ये गलत है। ठीक है। तो एपिग्रामेटिक स्टाइल में विट और सार्कास्म दोनों का इस्तेमाल होता है। और ये इस चीज के लिए भी जाने जाते थे अपनी स्पेशली पोइट्री में। तो अब आते हैं हम लोग अपनी पोयम पर। पोयम है अपनी द नोबल नेचर, यानी कि भला व्यवहार, नोबल नेचर, कि अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा नेचर क्या होता है, नोबल नेचर क्या होता है। तो देखो, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। सीधा सीधा पहली लाइन में सिमिली यूज हो गई है।
क्या यूज हुई है? सिमिली, कि ये लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं ट्री से, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, ऐसा नहीं है कि यह पेड़ की तरह बढ़ना होता है, यानी लाइफ पेड़ की तरह बड़ी होती रहे, यानी कि साइज में बड़ी हो जाए। एक तो दो चीजें, बढ़ने का मतलब दो है, साइज में बड़ी हो जाना या फिर एज में बड़ी हो जाना, लंबे समय तक जीना, ठीक है। तो पेड़ की तरह कोई बड़ा हो जाए इन बल्क डज मेक मैन बेटर बी, मतलब साइज में बड़ा हो जाए, बल्क बल्क मतलब साइज में बड़ा हो जाए, डज मेक मैन बेटर बी, तो क्या ये इंसान को बेहतर बनाता है? अगर कोई साइज में बहुत बड़ा हो जाए, मतलब साइज मान लो 20 फीट का हो गया, 50 फीट का हो गया, क्या बहुत तगड़ा हो गया, क्या बहुत राक्षसी बन गया बिल्कुल ही, है ना? तो क्या कोई साइज में बहुत बड़ा हो गया इसका मतलब वो बेहतर बन गया है उस व्यक्ति से जो बहुत छोटा है, हाइट में नॉर्मल साइज का है? ये चीज ये निश्चित नहीं करती है। तो यहाँ दो चीजों की इस्तेमाल हुई, तो सिंपली पहली लाइन में, ठीक है, कि कंपैरिजन किया गया है लाइफ को पेड़ से, कि पेड़ से साइज में बड़ा हो जाता है, क्या उसी तरीके से अगर कोई इंसान भी बड़ा हो जाए साइज में, तो क्या साइज में बड़ा हो जाना, आकार में बड़े हो जाने से इंसान बेहतर बन जाता है? अब इसमें देखो, मैन मेक, मैं क्या है? मैं, तो मैं क्या साउंड होती है? कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसका रिपीटेशन हो रहा है वर्ड के स्टार्टिंग में, मैन मेक। तो ये क्या हो गया? यहाँ हो गया है एलिट्रेशन। अब एक नई चीज बताता हूँ, पहले बता चुका हूँ, इसे नहीं तो क्या है, मैन और मेक, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा, मेक मैन है, कोई बात नहीं, एक ही बात है, चाहे मेक मैन लिख दो या मैन मेक लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो मेक मैन मतलब जो मैं समझा रहा हूँ उसके लिए फर्क नहीं पड़ता, ऐसे तो फर्क पड़ता है, ठीक है। तो मेक मैन में क्या है? मैं और मैं, ठीक है। परंतु मैं के तुरंत बाद में वोवल साउंड क्या आ रही है? मेक, मैं के बाद में ए, मे, ए, इसमें आ रही है ए साउंड, ए। और मैन, मैं, ए, इसमें आ रही है ए साउंड। तो देखो जरा, पहला साउंड तो कॉन्सोनेंट साउंड ही होगा, मैन और मेक और मैन, पहला साउंड तो कॉन्सोनेंट साउंड ही होगा, ठीक है, जो कि एलिट्रेशन में भी होता है। एलिट्रेशन में तो हम सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड देखते हैं, वर्ड की स्टार्टिंग में अगर कॉन्सोनेंट साउंड आया है तो वो एलिट्रेशन होता है, ठीक है, एलिट्रेशन में सिर्फ इतना देते हैं। अब मैं बता रहा हूँ एक नई चीज, उसे बोलते हैं कॉन्सोनेंस, ठीक है। ये बहुत रेयर कॉन्सोनेंस होता है, जो आमतौर पर हम कॉन्सोनेंस पढ़ते हैं वो अलग होता है, ठीक है, वही बताऊंगा, पहले सुन लो। मेक मैन, जब वर्ड की स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड आए, जैसे कि एलिट्रेशन में आता है, तो इसमें भी आता है, परंतु इसमें एक चीज और चेक करते हैं कि पहले साउंड कॉन्सोनेंट आए उसके तुरंत बाद वोवल साउंड क्या आ रही है। अगर वोवल साउंड सेम आ रही है तब तो हम ध्यान नहीं देंगे इस पे, अगर वोवल साउंड बदल रही है तो हम ध्यान देंगे। इसमें बदल गई है, मे, ए, और मैन, ए, यानी पहली साउंड कॉन्सोनेंट साउंड, उसके तुरंत बाद नेक्स्ट में जो वोवल साउंड है वो बदल गई है, वो ए और ए है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्सोनेंस। वैसे आमतौर पे जो कॉन्सोनेंस होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन चेक करते हैं, परंतु वर्ड के स्टार्टिंग की बजाय मिडिल या पीछे, क्योंकि वर्ड के स्टार्टिंग में तो हम एलिट्रेशन मान लेते हैं उसको। जब कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के स्टार्टिंग में ना आके वर्ड के बीच में या पीछे कहीं और इस्तेमाल हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उसे कॉन्सोनेंस बोलते हैं। आमतौर पे ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो तीन चीज हो गई, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा और तरीके से। मतलब एक तो होता है अपना एलिट्रेशन, ठीक है, एलिट्रेशन में हम लोग सिर्फ वर्ड के स्टार्टिंग में, ठीक है, मेक मैन, वर्ड की स्टार्टिंग पहली साउंड चेक करते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, ठीक है, ये एलिट्रेशन होगा। फिर एक आता है कॉन्सोनेंस, ठीक है, ये होता है आम कॉन्सोनेंस, जनरल कॉन्सोनेंस जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें मान लो लिखा मैंने मेक मास्क, मेक मास्क, ठीक है, मैंने टास्क, मास्क ने टास्क, ठीक, मेक टास्क। अब इसमें देखो कॉन्सोनेंट साउंड, एक तो मेक कै, और एक टास्क कै, एक बीच मारा है एक एंड मारा है। जब मतलब कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड की स्टार्टिंग की बजाय बीच में या एंड में कहीं आ रहा हो, जैसे मेक और टास्क में कै साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, जो एक में यहाँ हो रहा है एक में पीछे हो रहा है, ठीक है। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड का वर्ड के बीच में या पीछे कहीं पर रिपीटेशन हो रहा हो तो उसे कॉन्सोनेंस बोलते हैं, आमतौर पे ये पढ़ते हैं हम लोग, क्लियर। अब एक कॉन्सोनेंस और है,
जिसमें क्या होता है, जैसे ये मेक और मैन वाला एग्जांपल देख लेता हूँ। इसमें क्या होता है, वर्ड के स्टार्टिंग में ही कॉन्सोनेंट साउंड देखते हैं, जैसे एलिट्रेशन चेक करते हैं वैसे, परंतु उसके तुरंत बाद एक वोवल साउंड भी चेक करते हैं कि क्या वो सेम है कि बदल गया है। अगर वो बदल गया है तो ये भी कॉन्सोनेंस ही है। सेम है तो ध्यान नहीं देंगे, बदल गया तो ध्यान देंगे। जैसे मेक ए और मैन ए, ठीक है, ए और ए, तो वोवल साउंड बदल गया है तो ये भी कॉन्सोनेंस का ही एग्जांपल है। तो तीन चीज हो गई, एलिट्रेशन एक आमतौर पर जनरल कॉन्सोनेंस, और एक ये स्पेशल केस कॉन्सोनेंस का। समझ गए बच्चों? चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर्स, तो तुलना की, उसने कंपैरिजन किया लाइफ को कि लाइफ क्या पेड़ की तरह बड़ी हो, मतलब ग्रो करती जाए लगातार, साइज में बड़े होते जाए हम लोग इंसान, बल्क में साइज में बड़े होते जाए, क्या यह चीज इंसान को बेहतर बना देगी किसी दूसरे इंसान से जो साइज में छोटा रह जाएगा? और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, और एक ओक पेड़ होता है उसकी तरह से लंबे खड़े हो जाना, मतलब हाइट में लंबे हो जाना, स्टैंडिंग लॉन्ग, और 300 साल तक जीना, यानी कि ओक पेड़ की तरह 300 साल तक खड़े रहना। एक तो है वो साइज में बड़ा हो गया, तगड़ा हो गया, एक साइज में लंबा हो गया और लंबे समय तक जी भी रहा है, 300 साल तक जी रहा है। तो दो चीजें हो गई, है ना, साइज में बड़े हो जाना और एक लंबे समय तक बड़ा हो जाना, लंबा हो जाना, और एक लंबे समय तक जीना। दो चीजों के बारे में बोल रहा है, साइज की बात बोल रहा है, साइज एंड हाइट की, और एक बात बोल रहा है लंबे अवधि तक जीना, लॉन्ग ड्यूरेशन की। ठीक है, तो क्या इन दोनों ही केस में, क्या वो व्यक्ति जो लंबे समय तक जीता है, या साइज में बड़ा हो जाता है, तगड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, क्या वो बेहतर होता है उस व्यक्ति के कंपैरिजन में जो कम जीता है या फिर साइज में छोटा रह गया है? तो टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, ड्राई, बार्ड एंड सेयर, तो वो बता रहे हैं जैसे ओक, ओक इतना लंबा हो गया प्लस 300 साल तक जीरा भी है, पर एंड में क्या होता है, टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, आखिर में वो एक तने के रूप में, एक तने के रूप में, क्यों? क्योंकि वो सूख चुका है, बाढ़ उसमें पत्तियां नहीं बची, एंड शेयर उसमें मॉइस्चर भी खत्म हो गया है, यानी पेड़ पूरी तरह सूख चुका है, सारी पत्तियां खत्म हो चुकी है, और वो एक तने के रूप में लास्ट में गिर जाता है। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, लास्ट में एक तने के समान, सिर्फ एक पेड़ का तना होता है ना डेंटल, उसके उसके रूप में वो नीचे गिर जाता है, सूखा हुआ, बिना पत्तियों के, बिल्कुल मॉइस्चर के बिना, बिल्कुल सूखा हुआ, कंप्लीट कह सकते हो, इस तरह से वो गिर जाता है। तो उसके जीवन का क्या मतलब रहा? मतलब कहने का मतलब ये है कि वो ओक से कंपैरिजन करके बोल रहे हैं कि साइज में लंबा हो गया, 300 साल भी जी लिया, और उसके बाद में एंड में गिरना, उसके सूख के ही गिरना है, किसी काम भी नहीं आया, ये बोल रहा है एट द एंड। तो मैं एंड में कुछ बात बोलूंगा, पहले पूरी पोएम हो जाए फिर, ठीक है। तो क्या इस तरह का लाइफ, इंसान इस तरह की लाइफ जिए कि वो साइज में बड़ा हो जाए, लंबा हो जाए, और इतने लंबे ड्यूरेशन तक जिए, इतने लंबे साल तक, इतने सालों तक जिए, और एंड में व्यर्थ खत्म हो जाए ओक की तरह, तो क्या यह चीज बेहतर होगी उसके कंपैरिजन में? किसी कंपैरिजन में? अब वो दूसरा एग्जांपल देगा। मान लो एक लिली है, लिली का पौधा, फूल होता है लिली, है ना, लिली ऑफ ए डे, लिली चमेली को ही बोलते हैं यहाँ तक, है ना। तो वो एक दिन के लिए खिलता है, लिली ऑफ ए डे, एक दिन के लिए खिलता है, इज फेयरर फार इन मई, वो मई के महीने में एक दिन के लिए खिलता है और बहुत सुंदर होता है। फेयरर फार, अब फेयरर फार जो है ना, फेयरर फार, तो फा फा ये क्या है? एलिट्रेशन, ठीक है। अब परंतु आप तुरंत उसके बाद देखो कि वोवल साउंड चेंज हो रहा है, क्या? फेयरर, फे, ए, और फार, आ, तो वोवल साउंड फिर बदल गया, तो इसका मतलब इसमें कॉन्सोनेंस भी है, इसमें एलिट्रेशन भी है और इसमें कॉन्सोनेंस भी है, ठीक है। और इसमें तो आप आगे भी चेक करते हो, ये वाला कॉन्सोनेंस भी है, फेयरर, र, र साउंड का रिपीटेशन भी हो रहा है, वो जो आमतौर पे कॉन्सोनेंस होता है वो भी है इसमें, तो ठीक है। तो लिली होता है, वो एक दिन के लिए खिलता है, इस फेयर फॉरेन में, है ना, और बहुत सुंदर प्रतीत होता है, मई के महीने में खिलता है। अब एक्चुअल में क्योंकि ये इंग्लिश पोइट है, अंग्रेज पोइट है, तो अंग्रेजों को क्या होता है कि एक्चुअल में उनकी सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ती हैं और सर्दियों का ड्यूरेशन भी ज्यादा रहता है, पर एंड में क्या होता है, गर्मियों में कुछ दिनों के लिए फूल पत्तियां खिलती हैं वसंत ऋतु के बाद में, तो वो लोग गर्मियों में सब घर से बाहर निकलते हैं और उनका वातावरण बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो जाता है, सब जगह हरियाली छाई होती है ना। मई के महीने में हमारे यहाँ भयंकर सूखा पड़ा होता है, ठीक है, तो उनके यहाँ फूल पत्तियां खिलते हैं, हमारे सूख उड़ जाते हैं बोले। तो लिली ऑफ ए डे इज फेयरर फार इन में, कि मई के महीने में खिलने वाला लिली एक दिन के लिए खिलता है परंतु बहुत सुंदर प्रतीत होता है, ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि, ऑल्दो होता क्या है, बिकॉज इट लिव्स ओनली फॉर ए डे, केवल एक दिन के लिए जीता है, तो ये गिर जाता है, मर जाता है उसी रात को, जिस रात को खिलता है, जिस दिन खिलता है ना उसी रात को वो खत्म भी हो जाता है, ठीक है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, परंतु यह एक ऐसा पौधा है जिसको हम फ्लावर ऑफ लाइट कहते हैं, रोशनी का फूल कहते हैं। रोशनी का मतलब कुछ भी हो सकता है, ये एक मेटाफर है,
एक मेटाफर है हैप्पीनेस के लिए, खुशी का फूल कह सकते हैं, है ना। होप के लिए उम्मीद का फूल कह सकते हैं, ठीक है। तो लाइट का मतलब कुछ भी हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, होप हो सकता है, क्योंकि ये फूल इतने कम समय में भी हमको अपनी सुंदरता, अपनी खुशबू, इन सब से खुशी देके जाता है। हमको उम्मीद देके जाता है कि लाइफ भले ही छोटी हो, परंतु आप इतने कम समय में भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हमको ये होप देके जाता है, ये उम्मीद देके जाता है कि किसी के पास होता है ना कि लाइफ बहुत छोटी होती है, कई लोगों को पता लग जाता है कि वो लोग बहुत नहीं जिएंगे, पर उसके बावजूद भी वो निराश नहीं होते। मतलब उनको एक मैसेज है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जितना समय है उसमें भी आप वो बहुत कुछ करके जा सकते हो जो लोग आपको हमेशा याद रखें। इसलिए दो चीज, हैप्पीनेस एंड होप। तो यह वह पौधा है जिसे फ्लावर ऑफ लाइट बोलते हैं, फ्लावर ऑफ हैप्पीनेस एंड होप बोलते हैं, ठीक है। In small proportions we just beauty see, and in short measures life may perfect be। तो पोएट क्या कहना चाहता है कि देखो जो सुंदरता है ना, वो हमें थोड़े थोड़े प्रोपोर्शंस में नजर आती है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, यानी हमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, सुंदरता, सुंदर चीजें, अच्छी चीजें है ना, बहुत लंबे समय के लिए हमें दिखती भी नहीं है, बहुत कम समय के लिए दिखती है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, बहुत थोड़े थोड़े मात्रा में नजर आती हैं। और ये बात ऐसा भी है क्योंकि देखो जो चीज अगर बहुत ज्यादा नजर आए, बोलते हैं हम लोग खुशियां बहुत कम समय के लिए आती हैं, इसलिए हम खुशियों को वैल्यू करते हैं। ज्यादातर टाइम लाइफ में दुखी होता है, ठीक है। इसलिए जब दुख थोड़े कम होके खुशी आती है तो हम लोग खुशियों की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं। हम सोचते हैं, हम इतने खुश होते हैं कि देखो कितने टाइम बाद में घर में खुशी आई है, मतलब। तो खुशियां अगर लाइफ भर होती चलती रहे तो हम खुशियों से बोर हो जाएंगे, हमारे लिए बहुत कॉमन चीज हो जाएगी, है ना। हम उसे इतना वैल्यू नहीं करेंगे। इसी तरीके से स्मॉल प्रिपरेशंस भी जस्ट ब्यूटी सी, यानी ब्यूटी, सुंदरता, सुंदर चीजें होती हैं, सुंदरता जो होती है ना, वो बहुत कम समय के लिए नजर आती है, ठीक है। ये लिली का एग्जांपल देखिए, बोल रहे हैं एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी। और देखा जाए तो लाइफ जो होती है ना, वो शॉर्ट मेजर्स यानी कि बहुत कम समय में, अगर आप बहुत कम समय के लिए आप जिए हो तो उसके बावजूद भी लाइफ परफेक्ट हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है कि यू लिव ए लॉन्ग लाइफ, कि आप एक लंबा जीवन जियो एक परफेक्ट लाइफ बनाने के लिए। एक छोटा जीवन जी के भी परफेक्ट लाइफ हो सकती है, अगर आप उस छोटे जीवन में कुछ ऐसा करते हो जो जिसमें आप दूसरों को हैप्पीनेस, होप या फिर कुछ कंट्रीब्यूट करके जाते हो, तो लोग आपको याद रखेंगे, पीपल विल रिमेम्बर यू, पीपल आपकी इज्जत भी करेंगे, आप हमेशा लोगों के दिलो दिमाग में रहोगे। तो बहुत कम समय जीकर भी आप लाइफ को परफेक्ट बना सकते हो। ठीक है बच्चों, ये पोयम थी। अब मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि देखो, ऐसी पोएम में आप एक क्रिटिकल नोट भी लिख सकते हो। वैसे तो इन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है साइज के लिए, साइज और लाइफ के लिए, कि ओक जैसा पेड़ है या कोई पेड़ है वो बहुत लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है या फिर 300 साल तक जीता है, पर एंड में क्या काम आता है, कुछ नहीं, वो व्यर्थ गिर जाता है। उसके बजाय तो मतलब वो लाइफ की साइज और उसके लिए उन्होंने कंपैरिजन किया है, लंबा जीने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है। परंतु मैं बोलूंगा कि इस एग्जाम्पल को मैं क्रिटिकल नोट्स में लिख सकता हूँ कि भाई, ओक 300 साल तक जीता है तो सिर्फ वो फालतू में खड़ा नहीं रहता, या फिर 300 साल सिर्फ बेकार जाते हैं। वो नेचर में कंट्रीब्यूट करता है, किस तरीके से वो छाया देता है ना, वो हवा देता है ना, वो आसरा देता है, ठीक है। और साथ में वो खुद को, मतलब एक तरह से खुद की लकड़ी, उसकी लकड़ी काम भी आती है, फर्नीचर जलाने, हर चीज में काम आती है। तो वो सिर्फ व्यर्थ नहीं जाता है उसका जीवन पूरा कंट्रीब्यूशन से भरा रहता है। वैसे इन्होंने एग्जांपल दिया था, वो सिर्फ एक कंटेक्स्ट में दिया है कि लाइफ बहुत बड़ी भी हो जाए तो भी कई बार काम नहीं आती, और बहुत कम जीने पर, जैसे लिली बहुत कम जीता है उसके बाद में भी काम आ जाता है ना। तो उस तरह से इन्होंने एग्जांपल दिया, परंतु मैं इसे क्रिटिसाइज कर सकता हूँ इस चीज को, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। हाँ, मैं इस चीज से सहमत हूँ कि लाइफ कोई जरूरी नहीं बड़ी हो, कम जीने पर भी काम होता है, ठीक है। कम जियो तब भी लाइफ इंपॉर्टेंट, आप काम कर सकते हो लाइफ में। परंतु जो ये एग्जांपल ओक का दिया है ना, पेड़ का, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि पेड़ की लाइफ कभी व्यर्थ जाती ही नहीं है। आप कोई और एग्जांपल भी दे सकते थे, पेड़ का लाइफ कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो नेचर में खड़ा रहता है, तो कि व्यर्थ खड़ा नहीं रहता, वो नेचर और ह्यूमन लाइफ की तरफ लगातार कंट्रीब्यूट करता रहता है, ठीक है। तो ये हमारी पोएम थी, इस चीज को आप क्रिटिकल नोट में लिख सकते हो, ठीक है। और ये हमारी पोएम थी, और इस पोएम में बेसिकली आपने देखा कि बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश करी राइटर ने। उन्होंने कहा है कि लाइफ, एक फेमस डायलॉग भी राजेश खन्ना का, आनंद मूवी का, कि लाइफ क्या बोलते हैं, लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होने का मतलब है कि आपने कुछ बड़ा कार्य किया होना चाहिए। लंबा जीने का कोई मतलब नहीं है, लाइफ में बड़ा होना चाहिए, लाइफ बड़ी होनी चाहिए, लंबी हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो
ये पोएम थी, इसकी क्या फिगर ऑफ स्पीचेस वगैरह हैं, क्या मतलब इसमें राइम स्कीम होगी, स्ट्रक्चर क्या है, वो सब चीजें हम क्रिटिकल एप्रिशिएशन की वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसके लिए वेट करिए, वो भी मैं कल तक डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।